हेलो स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज वाला पेपर, सेकंड पेपर जो है एसेज हैं जिसके अंदर। तो इस वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं हर एसे के, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने ही हैं। कुछ भी क्वेश्चन आए, एक्सप्लेनेशंस आए, बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, ये पॉइंट सभी में इक्वली चलेंगे। तो अच्छे से इनको स्टडी कर लीजिए, याद कर लीजिए। सबसे पहला हमारा लेसन है ऑफ स्टडीज़, बेकन का लिखा हुआ। तो इसमें हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है? फर्स्ट पॉइंट है दिस इज़ रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। राइटर का नाम तो मस्ट है, हर पोइम का, हर ऐसे का आपको राइटर पता होना ही चाहिए। जब भी आप एक्सप्लेन करते हो सबसे पहले हम उसका राइटर ही लिखते हैं। तो इसका राइटर है फ्रांसिस बेकन। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे। बाकी उस राइटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जो लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में बोला जाता है कि वो इंग्लिश एसेज का फादर है। बेकन इज़ फेमस फॉर इज़ वर्ल्डली विजडम। और बेकन अपनी सांसारिक बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है, यानी उसको दुनियादारी की बहुत समझ थी। दुनिया किस तरह चलती है, किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे पैसे कमाए जाने चाहिए, कैसे समय बिताना चाहिए, ऐसी चीज़ें उसने अपने एसेज के थ्रू बताई है हमें। तो बेकन के एसेज को पढ़ करके हम दुनियादारी सीख सकते हैं। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बेकन किस लिए फेमस है, अपनी वर्ल्डली विजडम के लिए, जो उसने अपने एसेज के थ्रू दिखाई है। हिज एसेज आर फेमस फॉर देयर ब्रेविटी एंड टर्सनेस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके कोई भी ऐसे हम ले लें तो उसमें संक्षिप्तता है, गागर में सागर भरा हुआ है, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कही है। इस क्वालिटी को हम ब्रेविटी और टर्सनेस कहते हैं, संक्षिप्तता को, सारगर्भिता को। ओके, इन हिज एसेज ही हैज़ कवर्ड ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ। तो दुनियादारी की हर एस्पेक्ट्स को उसने अपने ऐसे में कवर किया है। उसने क्या किया अपने एसेज में कवर? वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को कवर किया है, यानी बहुत सारे टॉपिक्स पर उसने एसेज लिखे हैं जो डेली जीवन में हमें काम आते हैं। तो ये जो हमारा पहला एसे है ऑफ स्टडीज़, ये बेकन का लिखा हुआ है। इसमें उसने बताया है कि स्टडी का क्या यूज़ है, कैसे करनी चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स की क्वालिटी क्या होती हैं, स्टडीज़ हमारे क्या क्या काम आती हैं, ये हमारी बातें। और ये सारी बातें उसने आज से 400 साल पहले बताई हैं लगभग। ये 16th सेंचुरी का राइटर है ये, और अभी भी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एसेज के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने ही चाहिए वो ये हैं जो हमने लिखे हैं, आप याद कर लेना। इसको समझ लेते हैं पहले। द एसे ऑफ स्टडीज इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। इट इज़ वन ऑफ द फेमस एसेज रिटन बाय बेकन। ये लाइन हर एसे में आप लिख सकते हो, हर पोइम में लिख सकते हो, क्योंकि जो भी एसे, जो भी पोइम हमारे सिलेबस में है, फेमस तो है ही हैं, वो इम्पोर्टेंट तो है ही हैं। तो उस राइटर के वन ऑफ द बेस्ट, अमंग द वन ऑफ द बेस्ट एसेज या अमंग वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स लिख सकते हैं हम किसी भी राइटर के लिए। तो ये लाइन हमने लिखी है, इट इज़ वन ऑफ द फेमस एसेज रिटन बाय बेकन। इन दिस एसे बेकन टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़। तो इसमें नाम से दिख रहा है, स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो ये लिखने में बड़े काम आते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो लिखते हैं तो हमारे पेज भी भरते हैं, इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, राइटिंग अच्छी लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आने की संभावना अच्छी हो जाती है। जितना ज़्यादा लिखें उतना बेटर है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल बेकन टेल्स अस द यूजेस ऑफ स्टडीज़। तो सबसे पहले बेकन हमें स्टडी के यूजेस बताता है। यहाँ बी को बड़ा करना है, ध्यान रख लीजिएगा। दे आर फॉलोइंग्स। तो यूजेस क्या क्या हैं? स्टडी गिव्स अस डिलाइट। सबसे पहला यूज है स्टडी का, वो हमें डिलाइट देती है, खुशी देती है, रियल में देती है। कुछ बच्चों को लगेगा स्टडी कहाँ से सुख देती है। जब स्टडीज़ को हम एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से पढ़ते हैं, जैसे अखबार पढ़ते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो हमें डिलाइट देती है वो। इट मीन्स स्टडी इज ए सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट फॉर अस। तो स्टडी हमारे लिए अम्यूज़मेंट का सोर्स है। आजकल तो अम्यूज़मेंट के लिए बहुत सारे साधन आ गए हैं, टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल है। पुराने टाइम में तो लोग पढ़ के ही अम्यूज़मेंट करते थे। स्टडी इज़ आवर बेस्ट ऑर्नामेंट। दूसरी बड़ी बात उसने ये कही है कि स्टडी हमारा आभूषण है। यानी पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, वो बड़ा सुंदर लगता है लोगों को। एक विद्वान आदमी होता है ना, उसकी अलग ही पहचान होती है समाज के अंदर। तो बिना किसी ऑर्नामेंट के वो पढ़ा लिखा आदमी हमें सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट मिलती है उसको। तो वो ऑर्नामेंट हमारे लिए। वी कैन मेक आवर सेल्फ लुक ब्यूटीफुल अमंग अदर्स इफ़ वी आर ए लर्नड पर्सन। अगर हम लर्नड पर्सन हैं, अगर हम विद्वान आदमी हैं, तो हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। शारीरिक सुंदरता ये सब कुछ नहीं होती है। इट एड्स टू और रिस्पेक्ट डिग्निटी। तो स्टडी करके हम अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हैं, अपनी डिग्निटी को बढ़ा सकते हैं। तो स्टडी ऐड करती है हमारी रिस्पेक्ट में और हमारी डिग्निटी में। स्टडी डेवलप्स आवर ब्रेन पावर्स। तो स्टडी करके हमारी मानसिक क्षमताएं हैं वो बढ़ती हैं। इट मेक्स अस मोर इंटेलिजेंट। हमें ज़्यादा बुद्धिमान भी बनाती है।
तो पढ़ करके हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और उस नॉलेज को डेली जीवन में यूज़ करके अपने आप को पावरफुल बना सकते हैं। स्टडी हेल्प्स अस टू मैनेज आवर बिजनेस वेल, स्टडी करके हम अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन, ये तो कहावत भी है कि पुस्तकें हमारी बेस्ट कंपेनियन है, यानी सच्ची साथी हैं बेस्ट साथी हैं, मित्र हैं। तो एक बात तो ये थी इसमें। आगे वो कहता है 3 टाइप्स ऑफ बुक्स, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट कोट है उसका। बुक्स, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी स्वेलोड एंड सम बुक्स आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो बहुत बार पूछा जाता है ये लाइन, इनका मतलब क्या है? तो मतलब शाब्दिक अर्थ से ही समझ हो रहा है कि कुछ बुक्स होती हैं वो टेस्ट की जाती हैं, ये ना, बुक्स टू बी टेस्टेड। कुछ बुक्स सिर्फ टेस्ट करके छोड़ दी जानी चाहिए। टेस्ट करने के छोड़ने का मतलब वो हल्की टाइप की बुक्स होती हैं, उन पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, बस उनको एक बार करसरी नज़र से आप देख सकते हो। दीज बुक्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती। वी गिव ओनली ए करसरी रीडिंग, हम उनको सिर्फ एक करसरी रीडिंग देते हैं, यानी जो गहराई नहीं होती इन टाइप्स की बुक्स में, तो वो सिर्फ टेस्ट करने काम की हैं। बुक्स टू बी स्वेलोड, स्वेलो का मतलब निगल जाना। तो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो पिछली वाली बुक से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, जैसे टैबलेट को निगल लेते हैं, या और ऐसी चीज़ें जो हमें स्वाद तो नहीं लगती लेकिन थोड़ी बहुत काम की होती है, तो हम उनको निगल लेते हैं। दीज बुक्स शुड बी स्टडीड फुल्ली, तो इन बुक्स को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, बट नॉट क्रिटिकली। क्रिटिकली नहीं स्टडी करनी चाहिए। हाँ, अच्छे से आप पढ़ लो, लेकिन उनकी मूल्यांकन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा समय भी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी मीडियम टाइप की बुक्स हैं ये। दीज बुक्स आर नॉट फॉर डीप स्टडी, तो डीप स्टडी के लिए ये बुक्स नहीं है। अगली बुक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट, उनको हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं अच्छे से और डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं। दीज बुक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यू शुड स्टडी देम माइन्यूटली एंड थरली, हमें इनको माइन्यूटली पढ़ना चाहिए, बारीकी से पढ़ना चाहिए, और थरली यानी विस्तार से पढ़ना चाहिए। सो आगे एक और इसकी एक खास एक कोटेशन है जिसकी मैंने इंग्लिश लिखी है, सिंपल इंग्लिश लिखी है। रीडिंग मेक्स अस फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो रीडिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। राइटिंग मेक्स अस प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इन आवर थॉट्स, और जब हम लिखते हैं तो उससे हमें अपने विचारों को एक क्रमबद्ध रूप से एक्सप्रेस करना आ जाता है। जब भी आपको कहा जाए ना कि अपने विचार लिखिए, तो बहुत सारे लोग सकुचाते हैं कि क्या लिखना है, क्या लिखना है। कारण ये है कि वो अपने विचारों को क्रम से जमा नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना, तो आपको अपने विचारों को क्रम से एक्सप्रेस करना आ जाता है, बहुत स्टाइल से एक्सप्रेस करना आ जाता है। तो राइटिंग हमें क्या बनाती है, एग्जैक्ट बनाती है, प्रिसाइज बनाती है अपने विचारों में। और कॉन्फ्रेंस और स्पीकिंग मेक ए मैन कैपेबल ऑफ गिविंग प्रॉम्प्ट रिप्लाई, और जब हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, संवाद करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी कौन सी क्षमता का विकास होता है, इसका, प्रॉम्प्ट रिप्लाई देने का, हाजिर जवाबी का। तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो ये इसमें एक लाइन आती है कि रीडिंग मेक थे फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है ये। तो एक्सप्लेनेशन कोई भी आए, ये ऊपर वाली जितनी भी हमने पढ़ी है ना, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो रेकमेंड तो मैं ये करूँगा कि आप सारे एस्से को पढ़िए, सारी एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए, उनको याद करिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हो तो इतना ज़रूर कर लीजिएगा, इस एस्से में से कुछ भी आपको मिले ये सारा कुछ आप लिख के आ जाइए ओके, ये सारा है इसका। अगला लेसन अपना आता है द स्पेक्टेटर क्लब। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द एस्से द स्पेक्टेटर क्लब इज रिटन बाय रिचर्ड स्टील, तो राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना, रिचर्ड स्टील है। ही वॉज वेरी फेमस एसेइस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, ये सभी में चलेगी लाइन आपको, और कुछ नहीं आता तो तारीफ़ें कर दीजिए राइटर की, एस्से की, पोइम की। वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स, वन ऑफ द बेस्ट एसेज, रिमार्केबल एसेज। द राइटर हैज़ shown his talent through this essay, and it is the epitome of typical of that writer. This essay is typical of writing style of Bacon, और जो भी रिचर्ड स्टील है, इस तरह से आप तारीफ़ें कर दीजिए उस essay की, चल जाएगा वो। तो ये इसमें दूसरी में ये तारीफ की, वाज ए वेरी फेमस एसेइस्ट। इन 1709 ही स्टार्टेड द टैटलर, ये पीरियोडिकल, टैटलर का टी बड़ा करना है। तो 1709 में उसने टैटलर का शुरुआत की थी, जो एक पीरियोडिकल था। पीरियोडिकल पुराने टाइम में मैगजीन्स निकला करती थी वीकली, कोई वीक में 2 बार आती थी, कोई 3 बार आती थी, कोई 1 बार आती थी, तो उनको पीरियोडिकल कहते थे। तो रिचर्ड स्टील इस बात के लिए फेमस है कि उसने एक पीरियोडिकल शुरू किया था द टैटलर नाम से 1709 के अंदर, और उसमें उसका साथी था साथ में जोसेफ एडिसन, वो भी एक फेमस एसेइस्ट है। रिचर्ड स्टील वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ जोसेफ एडिसन, ये इसकी खास बात है कि इन दोनों की बड़ी ज़बरदस्त मित्रता थी, स्टील की और एडिसन की, और इन्होंने दोनों ने बहुत ही फेमस एसेज लिखे हैं मिल करके ये पहले गलत लगा हुआ यहाँ पे। अनदर फेमस एसेइस्ट
ऑफ 18th सेंचुरी। जोसेफ एडिसन के बारे में बताया गया कि वो भी 18th सेंचुरी का एक और फेमस एसेइस्ट था। स्पेक्टेटर क्लब के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें कुछ नहीं है, 6 मेंबर्स हैं, उनके बारे में बताया गया है, तो उनकी दो तीन बातें आप याद रख लीजिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसेज ऑफ रिचर्ड स्टील, ये हमने पढ़ लिया है। द एसे इज़ द फाइनेस्ट अचीवमेंट ऑफ स्टील, ये भी वही बात आ गई, तारीफ करनी है। इन दिस एसे स्टील गिव्स एन अकाउंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ये नई बात आ गई कि स्टील इसके अंदर जो स्पेक्टेटर क्लब हैं उसके मेंबर्स का अकाउंट देता है। अकाउंट देता है मतलब वर्णन करता है। दे रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और जो उसके मेंबर हैं ना स्पेक्टेटर क्लब के, वो सारे के सारे समाज के, सोसाइटी के इंपॉर्टेंट सेक्शन से आते हैं। सेक्शन होते हैं ना समाज के, टीचर हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गई, डॉक्टर हो गई, ये सारे सेक्शन है। तो इन सभी सेक्शन से आते हैं वो, अलग अलग सेक्शन से। द फॉलोइंग्स आर द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेंबर्स हैं, इनके नाम आपको पक्के याद होने चाहिए और वो क्या करते हैं ये पता होना चाहिए। पहला है द डॉयन ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब वाज सर रोजर डी कवरली, तो पहला बंदा था रोजर डी कवरली, उसको बोलते थे द डॉयन ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। ओके, हिज ग्रैंडफादर इन्वेंटेड कवरली डांस, उसके दादा ने, रोजर डी कवरली के दादा ने एक डांस का खोज किया था, उस डांस का नाम था कवरली डांस, याद रखना आपको। ही वॉज नेवर ए स्लेव टू कस्टम एंड फैशन, और रोजर डी कवरली की एक खास बात ये थी कि वो कभी भी गुलाम नहीं रहा, किसका, कस्टम का और फैशन का, यानी वो अपने फैशन खुद इजाद करता था, अपने हिसाब से चलता था, समाज की नहीं मानता था वो। ही वॉज ए क्रॉनिक बैचलर, क्रॉनिक बैचलर था वो। क्रॉनिक बैचलर वो होता है जो लंबे समय से बैचलर रहा, यानी उम्र हो गई हो, खूब शादी नहीं हुई हो, उसको क्रॉनिक बैचलर कहते हैं। ही वॉज डिसीव्ड इन लव बाय ए ब्यूटीफुल विडो, अब बैचलर रहने का कारण ये था कि उसको एक बहुत ही सुंदर विधवा थी कोई, उसने उसको धोखा दे दिया था, डिसीव कर दिया था। दिस इंसिडेंट इन हिज लाइफ मेड हिम केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज ड्रेस, और प्यार में जब उसका दिल टूट गया तो वो फिर उसने अपने पर ध्यान देना ही छोड़ दिया, वो अपनी ड्रेस के प्रति, खुद के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह हो गया, इग्नोरेंट हो गया। तो ये उसकी दो चार खास बातें हैं। द डॉयन ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, नाम है उसका रोजर डी कवरली, उसके दादा ने कवरली डांस ईजाद किया, वो कभी भी कस्टम और फैशन का गुलाम नहीं रहा, बैचलर था, धोखा मिला उसको सुंदर विधवा से, और इसकी वजह से वो केयरलेस हो गया अपने प्रति। नेक्स्ट देखते हैं द लॉयर। द लॉयर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, और वो भी बैचलर है, बड़ी बात ये है, और वो इनर टेम्पल का मेंबर है, एक संस्था है इनर टेम्पल, उसका मेंबर है। उसकी खास बात यह है कि वो सिर्फ अपने पापा के कहने पर उसने कानून की पढ़ाई की है, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में, लॉ की पढ़ाई में, उसका इंटरेस्ट किस में है, स्टेज में। हिज फेवरेट सब्जेक्ट वॉज स्टेज, वो एक्टर बनना चाहता है, नाटकों में काम करना चाहता है, मंच उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। ही वॉज ए लर्न पर्सन, हालांकि वो विद्वान पर्सन है, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लॉ, लॉ में इंटरेस्टेड नहीं था। ही वॉज ए गुड एक्टर एट स्टेज, और स्टेज पर वो एक अच्छा एक्टर साबित होता है। तो याद करने के लिए 4-5 लाइनें आपको बहुत है। इसकी एक खास बात और ये भी है कि उसके पापा उसका टेस्ट लेते थे, पत्र भेजते थे उसको कि इस केस को सुलझाओ, इस केस को सुलझाओ, क्योंकि तुम लॉ पढ़ रहे हो। तो इसने क्या किया, एक वकील को किराए पे रखा हुआ था, वो उन पत्रों के जवाब देता रहता था। उसके पापा सोचते थे कि हमारा बेटा पढ़ रहा है अच्छे से, वो जवाब दे रहा है। तो ये मैंने लिखी नहीं है, आपको पता जरूर होना चाहिए, बाई चांस इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में पूछ ले तो आप ये लिख देना। अगला हमारा मेंबर है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, वो मर्चेंट है लंदन का। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर वाज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। ही वॉज ए हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ये भी बड़ा ही काबिल आदमी है, हार्ड वर्कर है, इंटेलिजेंट है और एक्सपीरियंस्ड है। हार्ड वर्कर, मेहनती है, बुद्धिमान है और अनुभवी है। ही वॉज वेरी वेल्दी, धनी भी है। ही वॉज इन फेवर ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री रादर देन मिलिट्री। इसकी खास बात यह है कि वो सेना की बजाय वो चाहता है कि किसी देश में कला का विकास हो, आर्ट का विकास हो और इंडस्ट्री का विकास हो, कारखानों का, उद्यम का विकास हो, ये चाहता है वो। ही वॉज ए गुड ओरेटर, वो अच्छा ओरेटर था। ओरेटर का मतलब वक्ता था। हिज फेवरेट मैक्सिम वाज ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी गॉट, और उसकी एक फेमस उसकी एक कहावत थी, उसकी फेवरेट कहावत थी कि ए पेनी सेव्ड इज़ ए पेनी गॉट, कि अगर हम किसी पैसे को बचाते हैं तो इसका मतलब उस पैसे को हम कमाते हैं, यानी पैसे की कमाई करने का जरिया एक ये भी है कि हम बचत करें, तो वो कमाई हो जाती है एक तरह से। तो ये सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट का था। आगे चौथा आ जाता है अपना कैप्टन सेंट्री। ये कौन है कैप्टन सेंट्री? ही वॉज वेरी मोडेस्ट एंड करेजियस, वो बड़ा ही विनम्र है, मोडेस्ट है, विनम्र है, करेजियस यानी साहसी भी है। ही वॉज इन द आर्मी बिफोर, ये आर्मी से निकला हुआ है, पहले आर्मी में था।
ही वॉज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, वो बड़ा ही डिसिप्लिन्ड आदमी है। ही क्विटेड, उसने क्विट कर दिया आर्मी से। क्यों कर दिया? कारण ये था कि आर्मी के अंदर उसको लगा कि चापलूसी ज़रूरी है। आर्मी के अंदर वो व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं, आगे जा पाते हैं जो चापलूसी करते हैं, और चापलूसी इसके बस की बात नहीं थी। तो इसने वो छोड़ दिया, आर्मी को छोड़ दिया। बिकॉज ही वॉज नॉट ए फ्लैटरर, क्योंकि वो एक फ्लैटरर नहीं था। मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा डिटेल नहीं दी इसकी, वरना क्वेश्चन बड़ा हो जाता, याद करने में उस किताब को दिक्कत आती। आपको मैंने बता दिया कि इसकी खास बात ये थी। पांचवा है विल हनीकॉम। ही वॉज ए गैलेंट पर्सन, वो बड़ा ही बहादुर पर्सन था, गैलेंट बहादुर। ही वॉज ए वेरी हेल्दी पर्सन इन स्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज, हालांकि वो बूढ़ा हो गया था लेकिन फिर भी हेल्दी था। ही वॉज ऑलवेज मेंटली अलर्ट, मानसिक रूप से वो बड़ा अलर्ट रहता था, चौकन्ना रहता था, और वेल ड्रेस्ड रहता था, हमेशा अच्छे कपड़े पहनता था, और स्टाइलिश पर्सन था। ही न्यू मच अबाउट वुमन, औरतों के बारे में उसकी नॉलेज बड़ी अच्छी थी। ही वॉज ए फाइन जेंटलमैन, और वो एक जेंटलमैन भी था। तो विल हनीकॉम की 4-5 बातें हमने की हैं। अगला है द क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन होता है वो जो चर्च के अंदर रहता है, फादर टाइप। ही वॉज द लास्ट मेंबर ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब, वो लास्ट मेंबर है। ही रेयरली अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द क्लब, वो मीटिंग में कम ही आता था क्लब की, स्पेक्टेटर क्लब था ना ये, इसकी मीटिंग में वो कम ही आता था। ही वॉज ऑल्सो ए फाइन जेंटलमैन, वो भी अच्छा एक जेंटलमैन था, उसका नॉलेज अच्छा था। सैंक्टिटी थी उसमें, सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, यानी अपनी बातों का पक्का था, बुरे काम नहीं करता था, इस टाइप का आदमी था, संत आदमी था। बट ही वॉज फिजिकली वेरी वीक, परंतु शारीरिक रूप से वो कमज़ोर था। वॉज ए ट्रूथफुल एंड नोबल पर्सन, वो ट्रूथफुल था, नोबल था। ही हैड मैनी फॉलोअर्स फॉर दिस बिहेवियर, और इसी की वजह से उसके बहुत सारे फॉलोअर थे। फॉलोअर होने का मतलब ये संत तो था ही, फादर था चर्च के अंदर, तो लोग इसका कहना मानते थे, इसको सुना करते थे। ओके, नेक्स्ट अपने लेसन 3 करते हैं। ये है ए बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। काफ़ी लंबा नाम है इसका। इसका मतलब ये है कि जो शादीशुदा जो लोग हैं उनके बिहेवियर के प्रति एक कुंवारे आदमी की कंप्लेन, कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं जब शादी हो जाती है। तो कुंवारे लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उनके जो शादीशुदा मित्र हैं उनकी शादी हो जाती है तो उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, ये कुंवारे लड़कों को पसंद नहीं आता। तो वही कंप्लेन इसमें चार्ल्स लैम कर रहा है। चार्ल्स लैम भी बेचारा शादीशुदा नहीं था, पूरी ज़िंदगी वो कुंवारा रहा था। बड़ी उसकी दर्दनाक सी कहानी है, ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी बहन ने उसकी माँ को मार दिया था पागलपन के दौरे के अंदर। तो फिर उसने अपनी बहन की देखभाल करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, शादी करने का टाइम नहीं मिला उसको। तो चार्ल्स लैम्ब वो प्रिंस ऑफ द एसेइस्ट कहते हैं, जैसे बेकन को फादर ऑफ द एसेइस्ट कहते हैं ना, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ द इंग्लिश एसेइस्ट कहते हैं, इंग्लिश एसेज। और इसके जो ऐसे है ना कन्वर्सेशनल स्टाइल में है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत कर रहे हैं आपस में। बड़े ही इंटरेस्टिंग है इसके एसेज, अगर आपको टाइम दी तो पढ़ना जरूर आप। द एसे इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब इज नोन एज एलिया, इसकी स्पेलिंग गलत होगी, ELIA हो इसका स्पेलिंग। ओके, सही कर लेना आप। तो वो उसको एलिया कहा जाता है, पेन नेम उसका एलिया है। ही इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ द एसेइस्ट, वो एसेइस्ट का, इंग्लिश एसेइस्ट का प्रिंस कहला जाता है। इज द मोस्ट चार्मिंग एंड पोइटिक ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, और इसलिए कहा जाता है प्रिंस उसको क्योंकि वो बहुत ही चार्मिंग है, सुंदर है, और पोइटिक है। चार्मिंग शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, उसके एसेज सुंदर हैं, काफ़ी पढ़ने में बड़े अच्छा लगते हैं, और पोइटिक है, शायराना तरीके से उसके एसे लिखे हुए हैं। ही रिमेंड ए बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी वो बैचलर रहा। हिज एसेज आर लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल, तो उसके एसेज जो है ना उसमें उसकी खुद की जीवन की झलक मिलती है हमें, खुद की कहानियाँ उसने खूब बताई हैं अपने एसेज के थ्रू। तो इस एसे में भी उसने अपनी फीलिंग्स को बताया है ना। वो बैचलर था, उसके सभी दोस्तों की शादी हो जाती है, उनके व्यवहार चेंज हो जाते हैं, उसको ये बातें अच्छे नहीं लगती है, तो वो सारी चीज़ें उसने इस एसे के अंदर बताई है। हिज एसेज हैज़ ह्यूमर एंड पैथोज, तो उसके एसेज में ह्यूमर, विनोद भी है, विनोद यानी मजाक भी है, पैथोज यानी करुणा भी है, दुख भी है। एसेज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। ऐसे ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल इज टेकन फ्रॉम लास्ट एसेज ऑफ एलिया, ELIA करना है इसको। लास्ट एसेज ऑफ एलिया एक वॉल्यूम था एसेज का, जिसमें उसने बहुत सारे एसेज छापे थे, उसमें से ये एसे लिया गया है। याद रखना आपको, लास्ट एसेज ऑफ एलिया में से लिया गया है। ये प्ले को काट देना है, मिस प्रिंट हुआ है ये। इट वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन ले हंट्स रिफ्लेक्टर इन 1811, सबसे पहले ये ऐसे इस बुक में, रिफ्लेक्टर वाली बुक में पब्लिश हुआ था 1811 में, ले हंट ने लिखी थी। इन दिस एसे, ये एसे आएगा यहाँ पे, ये मैंने जो PDF बनाई थी टेक्स्ट टू स्पीच से मैंने प्रिंट किया था, तो मिस्टेक्स रह गई, आप चेक कर लेना, ध्यान कर लेना इसको। ही हैज़ ट्राई टू एक्सपोज द इन्फर्मिटीज़ द वीकनेसेस ऑफ द मैरिड पीपल। इस ऐसे का टॉपिक क्या है, इस ऐसे का सब्जेक्ट ये है कि उसने ट्राई की है एक्सपोज करने की,
कोशिश की है दिखाने की, एक्सपोज यानी दिखाने की क्या चीज़ें, इन्फॉर्मिटीज़ कमजोरियाँ, वीकनेसेस भी कमजोरियाँ, दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हो आप। जो मैरिड लोगों की जो इन्फॉर्मिटीज़ है वो इस एस्से में उसने दिखाई है कि मैरिड लोगों की क्या कमजोरियाँ हैं, क्या खामियां हैं। ही ऑल्सो शोज़ हिज ओन साइकोलॉजी एज ए बैचलर पर्सन। अब क्योंकि वो खुद बैचलर है तो उसने अपनी साइकोलॉजी भी इसमें शो की है कि बैचलर लोग मैरिड लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट लैम्प डिसलाइक्स अबाउट मैरिड पर्सनस इज दैट दे आर टू लविंग। तो सबसे पहली चीज़ जो लैम्प को अखरती है मैरिड लोगों को देख करके कि वो एक दूसरे से ज़्यादा ही प्यार करते हैं, या करते हैं नहीं दिखाते हैं। आपने भी बात नोटिस की होगी कि जब किसी कपल की नई नई शादी होती है ना, वो बहुत प्यार दिखाते हैं वो लोगों को। तो पता नहीं वो जलाना चाहते हैं, पता नहीं उनकी क्या मेंटेलिटी होती है। तो बेचारे जो बैचलर होते हैं वो थोड़ा अनईजी फील करते हैं फिर ये देख करके कि इतना प्यार दिखा रहे हैं, पब्लिकली दिखा रहे हैं। तो ये लैम्प को बड़ा अच्छा नहीं लगता है। दे शो ऑफ देयर लव इन पब्लिक टू मच, ये वही बात आ गई कि वो अपना प्यार पब्लिक में जरूर से ज़्यादा दिखाते हैं। अनदर थिंग विच लैम्प डिसलाइक्स इज दैट मैरिड पीपल बिकम सेल्फ सेंटर्ड एंड इंसुलर। दूसरी बात जो लैम्प को पसंद नहीं आती वो ये है कि शादी करने के बाद जो लोग हैं कैसे हो जाते हैं, ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, और इंसुलर, इंसुलर लोगों से कट जाते हैं, अपनी अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। नई नई शादी का चाव होता है तो लड़का अपने मित्रों को भूल जाता है, लड़की अपनी सहेलियों को भूल जाती है, खुद की इन्जॉयमेंट करते हैं। तो बैचलर्स लोग बेचारे उनको देख देख के परेशान होते हैं। दे कट देमसेल्व्स कम्प्लीटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वे अपने आप को बाकी दुनिया से कट कर लेते हैं। देयरफॉर लैम्प ऑलवेज फेल्ट अनईजी इन द कंपनी ऑफ मैरिड पीपल, लैम्प भी रह गया। तो लैम्प हमेशा अपने आप को अनईजी पाता है, कहाँ पर, मैरिड पीपल की कंपनी में, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट थिंग विच लैम्प डिसलाइक्स अबाउट मैरिड पर्सन इज दैट दे रिगार्ड बैचलर्स एज इग्नोरेंट एंड इनकम्पिटेंट पर्सन। अगली बात जो लैम्प डिसलाइक करता है मैरिड लोगों के लिए वो ये है कि शादीशुदा जो लोग होते हैं ना, वो बैचलर्स को क्या मानते हैं, इग्नोरेंट मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट का मतलब नाकाबिल लोग मानते हैं। तो मैरिड लोगों को लगता है कि इसमें कोई कमी होगी, शादी नहीं हुई इसकी। या बैचलर लोगों को क्या आता जाता है, उनको क्या पता परिवार कैसे चलाया जाता है, गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। इस तरह की थिंकिंग होती है मैरिड लोगों की, जो लैम्प को पसंद नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। अनदर थिंग विच annoys लैम्प इज दैट मैरिड पर्सन्स टेक प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन। और अगली बात जो लैम्प को अच्छा नहीं लगती वो ये है कि मैरिड लोग जो होते हैं अपने बच्चों पर बड़ा गर्व करते हैं बैचलर्स के सामने। पता नहीं ऐसा कौन सा तीर मार दिया उन्होंने कि बच्चे पैदा कर लिए। तो लैम्प का मानना ये है कि बच्चे पैदा होना तो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, जानवरों के भी बच्चे पैदा होते हैं, तो इसमें गर्व करने वाली क्या बात है कि हमारे बच्चा हो गया, बेटा हो गया, मेरी बेटी होगी। तो ये बात लैम्प को अच्छी नहीं लगती कि वो जरूर से ज़्यादा प्राउड करते हैं अपने चिल्ड्रन पे। अकॉर्डिंग टू लैम्प देयर इज़ नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो लैम्प के हिसाब से इसमें प्राउड वाले में कोई बात नहीं है। इवन एनिमल्स हैव, जानवरों के भी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन लिख सकते हो गए, इवन एनिमल्स हैव किड्स या चिल्ड्रन या जो भी हैं। मैरिड पीपल ऑल्सो शोज टू द पीपल, शो आएगा, ऑल्सो शो टू द पीपल दैट दे हैव कंप्लीट मोनोपोली ओवर ईच अदर। अब एक बात और है कि मैरिड पीपल होते हैं ना, जो जब किसी भी फंक्शन में जाएंगे, शादी पे जाएंगे या कोई भी और प्रोग्राम में या घर पे भी, तो मोनोपोली शो करते हैं अपने पार्टनर पे। पति ये शो करता है कि ये पत्नी तो बिल्कुल मेरी है, जैसा मैं कहूँगा वैसे कहेगी। पत्नी ये सोचती है कि पति बिल्कुल मेरा है, मेरे कहने पे चलता है। ये होगी मोनोपोली, एकाधिकार। टू मेक ए शो ऑफ मैरिड पीपल, मोनोपोली इज नॉट ओनली बैड, इट इज़ ए मार्क ऑफ बैड सोशल मैनर। तो लैम्प के हिसाब से ये जो शो ऑफ करते हैं मैरिड पीपल अपनी मोनोपोली का, ये ना केवल बुरा है परंतु एक बैड सोशल मैनर भी है। ये मतलब अच्छी बात नहीं है, ये दूसरों को आप ये दिखाते हो कि हमारी एक दूसरे पे मोनोपोली है। मैरिड पीपल हैव स्केर्सली मेक गुड फ्रेंड्स, मैरिड पीपल जो हैं उनके अच्छे मित्र भी कम होते हैं। स्केर्सली का मतलब बहुत ही कम। एज सुन एज ए पर्सन मैरीज ही कट्स हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। जैसे ही एक बैचलर की शादी होती है ना, तो वो अपने फ्रेंड से कट हो जाता है। बैचलर्स रिसीव डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर मैरिड लेडीज़। और जो बैचलर लोग होते हैं ना, उनकी अगर किसी मित्र की शादी हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है उसका व्यवहार बैचलर के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। बैचलर जो है ना वो रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, एक बेकार व्यवहार। कहाँ से, मैरिड लेडीज़ से, उन लेडीज़ से जिनकी शादी उनके मित्र से हुई है।
वीमेन अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू ब्रिंग टू एन एंड द फ्रेंडशिप, और कभी कभी तो वो औरतें उनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाती है। अब देखो, सभी औरतों की तो बात नहीं कर सकते, कुछ होती होंगी, तो आप अपने ऊपर ना लें कि ये औरतों की बुराई हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी भी करते हैं। तो ये आपको यूनिवर्सल ट्रुथ मान के नहीं चलना है। ये लैम के निजी विचार हैं, उसको लगता है कि कुछ औरतें होती हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप को तोड़ने का प्रयास करती है बिटवीन देयर हस्बैंड एंड द बैचलर, उनके पति के बीच में और उनके पति के जो कुंवारे दोस्त हैं उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ने की कोशिश करती हैं। फॉर दिस दे एम्प्लॉय डिफरेंट टैक्टिक्स, और इस काम को करने के लिए वो तरह तरह की टैक्टिक्स यूज़ करती हैं, हथकंडे यूज़ करती हैं, तरकीबें यूज़ करती हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले में हम करते हैं लेसन 4। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, गुड लक।